एक साथ काम करने पर जानवर क्या कर सकते हैं? एक अकेला जानवर अकेले ही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ के लिए वो जितना ज्यादा उसे झुंडों में करे उसके लिए उतना ही बेहतर है। चाहे वह एक शिकारी को चकमा देने के लिए 1 लाख पक्षी हो, 4 व्हेल का एक साथ मिलकर सबसे बड़े जानवर को हराने की जिद, या एक दूसरे की मदद करती 2 अलग अलग प्रजातियां हों। जब जानवर एक साथ काम करते हैं तो आसमान को भी झुका सकते हैं। हाँ, ताकत और गति अपनी जगह, लेकिन अगर असली दबदबा चाहते हो तो जितनी ज्यादा तादाद उतना बड़ा जानवरों का साम्राज्य। स्टारलिंक्स की उड़ान। साल में एक बार यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्टारलिंक सर्दियों के लिए दक्षिण में अपना लंबा माइग्रेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ 7 से 9 इंच के आकार वाले इन पक्षियों को इस यात्रा में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में वे अपने शातिर शिकारियों के हमले की नजर में होते हैं। पेरेग्रीन बाज। जब वो एक भूखे बाज का सामना करते हैं तो झुंड की रक्षा और ताकत संख्या पर निर्भर करती है। बाज का सामना करने के लिए अकेला स्टारलिंक काफी नहीं होता, पर उनके हजारों या सैकड़ों हजारों के झुंड में बाजी पलट जाती है। साथ मिलकर स्टारलिंक एक मर्मरेशन बनाते हैं जहां सभी पक्षी एक साथ सही तालमेल में उड़ते हैं। इसका नतीजा शानदार से कम नहीं है। इससे एक शिकारी के लिए यह तय कर पाना नामुमकिन है कि वो आगे क्या करेंगे, और ये मर्मरेशन 90 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से आगे बढ़ते हैं, जिससे शिकारी की घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन वे एक दूसरे से टकराए बिना इतनी बारीकी से और तेजी से आगे कैसे बढ़ते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टारलिंक्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उन संकेतों का पालन करते हैं जिसे स्केल फ्री कोरिलेशन के रूप में जाना जाता है। इसलिए जब एक पक्षी घूमता है तो दूसरा उसे कॉपी करता है, और इसी तरह से एक दूसरे की नकल करते हुए झुंड आगे बढ़ता है। लेकिन यह शिकारियों से बचने का सटीक तरीका नहीं है। बालकिंस अचानक से आक्रमण शुरू कर सकते हैं जो समूह से एक पक्षी को हटा देता है, जो शिकारी को एक पक्षी के खिलाफ एक बेहतर मौका देता है जिसे वह ट्रैक कर सकता है। क्योंकि सैकड़ों हजारों एक दूसरे पर लुढ़कते हैं, लेकिन स्टारलिंक ने भी इसका इलाज निकाला है। स्टारलिंक फॉर्मेशन को फिर से अरेंज करते हैं, इसलिए यह लगातार साफ नहीं हो पाता है कि कौन से पक्षी झुंड को लीड कर रहे हैं। इस वजह से बाज को पता नहीं चल पाता कि झुंड आगे कहाँ जाएगा या किस पक्षी को निशाना बनाना आसान होगा। जी हाँ, अपने सैकड़ों या हजारों के झुंड में ये छोटे पक्षी मौत को चकमा दे सकते हैं और अपने शिकारियों पर हावी हो सकते हैं, और इससे हमें मिलता है एक खूबसूरत नजारा। भैंसों का बैंड। आसमान से सवाना तक अब भैंसों को जानने का समय है। अफ्रीका के बड़े खुले मैदानों में भैंसें इकोसिस्टम के टॉप शिकारियों से लगातार खतरे में हैं। शेर। खुद को बचाने के लिए भैंस एक साथ निकलती हैं। 10 या 100 के झुंड में नहीं, बल्कि 1000 तक। शेरों के झुंड में 2 से 40 सदस्य होते हैं। भैंसों का संख्या के मामले में अपर हैंड होता है, और इसलिए शक्ति इस तरह के बड़े समूह में ट्रैवल करते समय भैंसों को हराना बेहद मुश्किल होता है। जैसे ही झुंड यात्रा करता है, छोटे कमजोर भैंसों को समूह के बीच में मजबूत सदस्यों की बाहरी रिंग बनाकर प्रोटेक्शन दी जाती है। साथ में झुंड कमजोरी की रक्षा के लिए सहयोग भी कर सकते हैं। आसान लक्ष्यों को शेर के अचानक हमलों से बचा सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ रक्षा के लिए अपने नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। भैंसों के झुंड आक्रामक होकर शेरों के पूरे झुंड का पीछा कर सकते हैं, यहाँ तक कि सो रहे शेरों को भी चुपके से दबोच सकते हैं। भैंस एक साथ मिलकर और पैक बनाकर चार्ज करते हैं। जो शेर को जगाकर उन्हें तितर-बितर करते हैं, जो नहीं जागते उन्हें रौंद डालते हैं। अकेले अकेले की लड़ाई में भले ही शेर को फायदा हो, लेकिन जब पूरा झुंड आ जाए तो शेर शायद ही भिड़ने का सोचे भाई। अगर शेर भैंस को नीचे गिराने में सफल हो जाता है तो उसे पूरा मारने में लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। भैंसों की खाल बेहद सख्त होती है, जिससे उन्हें ज्यादातर शिकार की तुलना में मार गिराना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब बात भैंसों की आती है, अगर आप एक पर हमला करते हैं तो पूरा झुंड टूट पड़ता है भाई। तो माना वो शेर को स्वादिष्ट लगते हों, पर यह जानवर चक्के छुड़ा सकता है। बेकिंग बीज। हाँ, आपने शायद सुना होगा कि अगर कोई मधुमक्खी अपने डंक का इस्तेमाल करती है तो वो जल्दी ही मर जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर मधुमक्खी मांसल त्वचा वाले मैमल्स को डंक मारती है तो उसके डंक का कांटा फंस जाता है। मधुमक्खियों के अंदर का सब बाहर आ जाता है, जो उसके अंत की वजह बन जाता है। लेकिन जब बात शिकारी स्पाइडर्स की हो, उनका कांटा नहीं अटकता, जिससे मधुमक्खी कई दर्दनाक डंकों से अपना जहर उसमें छोड़ जाती है। पर ऐसा कभी कभी सिर्फ एक मधुमक्खी नहीं कर सकती। 60,000 से अधिक मधुमक्खियां एक साथ एक छत्ते में रह सकती हैं, और जब उनमें से एक डंक मारती है तो यह अलार्म फेरोमोन छोड़ती है, जो आसपास की अन्य मधुमक्खियों को सचेत करती है कि घुसपैठिया उनके बीच में। यह मधुमक्खियों को एक लक्ष्य देता है, जिसके नतीजे में वो सेल मधुमक्खियों का ढेर उसे डंक मारता है। फिर उस शिकारी को सबक मिलता है, जो सोचता है कि वो पूरे छत्ते को ले जा सकता है। हालांकि ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे मधुमक्खियां अपने घरों की रक्षा करती हैं। जापानी मधुमक्खी के रूप में जानी जाने वाली एक उप प्रजाति ने एक अलग रक्षा तरीका निकाला है, जिसमें उनके डंक शामिल नहीं है। जब भी वे एक शिकारी का पता लगाते हैं, जैसी एक विशाल एशियाई हॉर्नेट, मधुमक्खियां उनके चारों ओर एक तंग गेंद बनाती हैं और उनके पंखों को जोर से पीटती हैं। लेकिन वे इसे हवा में उठाने और जमीन पर गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे गर्मी पैदा कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा, जिसके चलते शरीर का तापमान 116 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवन में बदल जाता है, जो हॉर्नेट को रोस्ट कर डालता है।
लेकिन इन सुपरहीट गेंदों में मधुमक्खियां कैसे जिंदा रहती हैं? खैर, जापानी मधुमक्खियां विशाल हॉर्नेट की तुलना में 5 से 9 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक गर्म तापमान में जिंदा रह सकती हैं। इसलिए अविश्वसनीय रूप से ये मधुमक्खी गेंद के साझा तापमान को इकट्ठा ये पक्का करते हुए कि ये उनके लिए अपने दुश्मन को जिंदा भूनते समय संभालने के लिए बहुत गर्म नहीं है। इसे असल बज़किल कहते हैं मेरे भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कौन सा बुरा है, भैंस की आवाज से रूंधा जाना या मधुमक्खियों के एक गोले से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाना? भैंस के लिए लाइक बटन को दबाएं और मधुमक्खियों के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि वे एक जैसे भयानक लगते हैं तो फिर दोनों कर दें, ठीक है? व्हाट द फ्लॉग। कोई भी किसान आपको बताएगा कि भेड़ें दुनिया की सबसे बेवकूफ़ जानवरों में से हैं, लेकिन जब वे झुंड में एक साथ बनते हैं तो सब बदल जाता है। 5 से 500 तक के समूह में भेड़ें वह दिखाना शुरू कर देती हैं जिसे भेड़चाल कहा जाता है। वे एक दूसरे के करीब इकट्ठे होंगे, अपने झुंड से अलग होने पर तनावग्रस्त हो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से एक नेता को फॉलो करेंगे। इसलिए यदि एक भेड़ चलना शुरू कर देती है तो बाकी की भेड़ें आमतौर पर फॉलो करती रहेंगी, चाहे झुंड का साइज या गैप जो भी हो। ऐसे ही पार करती हैं वो। लेकिन वो ऐसा करती क्यों है? खैर, भेड़ें एक प्राकृतिक शिकार प्रजाति हैं जो रक्षा के रास्ते माहिर नहीं है। उनकी संख्या के अलावा जो कई शिकारियों को टक्कर दे सकती हैं। यदि कोई शिकारी झुंड पर हमला करता है तो भेड़ें उन्हें भ्रमित करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमेंगी। जब ऐसा होता है तो सैकड़ों भेड़ें नाटकीय रूप से तितर बितर हो जाती हैं। बिखरने के बाद वे खतरे को दूर करने के लिए एक सख्त गठन में सुधार करते हैं, जिसका परिणाम एक अजीब तरह से हिप्नोटिक नाटक जैसा होता है, क्योंकि भेड़ें एक साथ रहती हैं और निश्चित मृत्यु से दूर भागती हैं। इसे कहते हैं ना भैया, साथ ना छोड़ना। लीडर के फॉलोअर। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और पक्षियों को वी शेप में उड़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो जान लीजिए कि वो पक्षी गीज थे। लगभग 25 इंडिविजुअल के ग्रुप में कभी कभी इससे भी ज्यादा गीज अपनी एनर्जी बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। हर पक्षी के सामने उस पक्षी से थोड़ा ऊपर उड़ने के साथ गीज हवा के रेजिस्टेंस की दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि ये सिर के ऊपर सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस करते हैं तो पक्षी बारी बारी ऊपर जाते हैं। जब वे थक जाते हैं तो वापस नीचे की ओर आ जाते हैं और एक साथ काम करने से गीज अधिक समय तक उड़ सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर का सामना कम हवा के रेजिस्टेंस से होता है। तो क्या होगा अगर एक गूज अकेले उड़े तो? खैर, पेलिकन यही करते हैं। इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। हवा के खिलाफ अकेले एक पेलिकन को अपने पंखों को अधिक बार पीटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे तनाव और हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। दूसरी ओर गीज का एक समूह कुल मिलाकर कम एनर्जी लगाता है ताकि वे उड़ना जारी रख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वी फॉर्मेशन का मतलब है गीज ये सुनिश्चित करता है कि पूरा समूह एक साथ है। कठिन परिस्थितियों में उड़ते समय किसी भी समय शिकार के पक्षी के झपट्टा मारने के जोखिम के साथ गीज को ये जानना जरूरी है कि उनके साथ कौन है, किसका शिकार हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि आपने इस आकार को कहीं और देखा है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लड़ाकू पायलट इसी कारण से इस फॉर्मेशन में यात्रा करते हैं। जी हाँ, इस तरह की सुरक्षित फॉर्मेशन से गीज पृथ्वी पर कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि हांगकांग भी दूर नहीं। फ्री राइडर्स। आमतौर पर जानवरों को पता होता है कि उनके समूह में बहुत अधिक सदस्य होना उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। जबकि माइट्स और कैरियन बीटल एक साथ काम करने में माहिर होते हैं। कभी कभी माइट्स की भारी संख्या हो सकती है, निहायत ही भारी। मैं आपको ये सोचने के लिए दोष नहीं दूंगा कि वे घुन उस कैरियन बीटल को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि वे वास्तव में सिर्फ एक मुफ्त लिफ्ट पाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, क्योंकि कैरियन बीटल्स जानवरों के शवों पर अपने अंडे देते हैं। बीटल्स को मक्खी के अंडे और मैगोट्स से मुकाबला करना पड़ता है, जो अक्सर पहले वहां पहुंचते हैं। अकेले एक बीटल अपने लार्वा के लिए जगह बनाने के लिए जरूरी मैगोट्स और अंडे नहीं खा सकता है, इसलिए यह माइट्स को साथ लाता है, जो मैगोट्स, फ्लाई अंडे और किसी भी चीज के लार्वा खाते हैं, जो कैरियन बीटल नहीं खाते। जगह बनाने के बदले में घुन को शव से लेकर शव तक की मुफ्त सवारी मिलती है और ये रिश्ता दोनों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, जब तक कि इस तरह की स्थिति नहीं आ जाती। यदि मुफ्त बीटल सवारी को पाने वाले घुनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वे अपने मेजबान पर भारी पड़ते हैं, इसे लाचार बनाकर। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब नाम में है। ज्यादा संख्या में घुन जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है भाई। हैंड होल्डर्स। ऑटर्स को प्यार करने के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे प्यारी खासियत यह हो सकती है कि वे हमेशा एक साथ काम करते हैं। समुद्री ऑटर्स परिवारों में अधिकतम 100 लोग होते हैं। उनके लिए इवन नंबर्स में रहना उपयोगी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साथ रहने के लिए उन्हें हाथ पकड़ना पड़ता है। अब समुद्री ऑटर्स शायद ही कभी जमीन पर जाते हैं। ये पानी में तब तक रहते हैं जब तक वे खतरे में ना हो, क्योंकि उन्हें सोते समय भी एक साथ रहने का तरीका चाहिए। इसलिए जब भी वे झपकी लेते हैं तो एक दूसरे को बहने से रोकने के लिए अपने पंजे लॉक कर लेते हैं। कुछ मामलों में एक नर ऑटर मादा ऑटर के साथ हाथ मिलाना शुरू
कर देगा ताकि सचमुच अपने साथी को पकड़ सके। ये अन्य ऑटर को बताता है कि मादा को पहले ही अपना साथी मिल गया है और ये कि नर को कंट्रोल इश्यूज हैं। वे जितने चतुर हैं, ये एकमात्र तरीका नहीं है जिससे ऑटर एक साथ काम करने के आदी हो गए हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ज्यादातर ऑटर एक शिकारी के साथ सामना होने पर बड़ी बहादुरी दिखाते हैं। ये सही है कि यदि परिवार पर हमले हो रहे हैं तो समूह खतरे को दूर करने के लिए सब कुछ करेगा। नदी के ऑटर भोजन की तलाश में अपने तालाब में आने वाले मगरमच्छों को मारने के लिए जाने जाते हैं। अकेले लड़ाई में वे निश्चित रूप से हार गए होते। बड़े ओटर ने जगुआर को एक साथ झुंड बनाकर डराकर भगा दिया। यार, वे जगुआर ओटर को जान चुके होंगे। पंख के पक्षी। हमारी सूची में अगला दिलचस्प किरदार गिनी फाउल है। गिनी फाउल जमीनी पक्षी हैं जो ज्यादातर सब सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। शायद ये सिर्फ मैं हूँ, लेकिन क्या वे आपको चिकन रन के पात्रों की तरह नहीं दिखते? खैर, उन मुर्गियों की तरह गिनी फाउल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हैं। एक खेत में गिनी फाउल घूमने वाले शिकारियों की दया पर हैं। सामाजिक पक्षी जो कम से कम 6 के समूहों में पनपते हैं, एक डराने वाला शोर करने के लिए मिलकर काम करते हैं जो दुश्मन को डराता है। ठीक है, कम से कम आपको इन पक्षियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो आपके पर्दे फाड़ रहे हैं। अपने झुंड के बाकी हिस्सों को सचेत करते हुए गिनी फॉल का अलार्म अन्य जानवरों के साथ साथ किसानों को भी आने वाले खतरे के प्रति सचेत करता है। माने एक खतरनाक और फिसलन वाले सांप के रूप वाला खतरा। इन रेंगने वालों का पता लगाना बेहद मुश्किल है, खासकर जब वे आसपास की घास में छुप जाते हैं। सांप हर साल कम से कम 80,000 लोगों को मारते हैं। कोई बात नहीं गिनी फॉल, लेकिन वे उतने असुरक्षित नहीं है जितने वे लगते हैं। लगभग 20 और 30 के बीच के समूह में गिनी फाउल को 1 फुट से भी कम लंबे नजदीकी रैंकों के छोटे सांपों को घेरने और बारी बारी से उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए जाना जाता है। सांप 1 या 2 को मारने में सफल हो सकता है, लेकिन इतने सारों से लड़ने पर उसका चांस ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये पक्षी किसी भी किसान के लिए एकदम सही सांप निवारक हो सकते हैं, बशर्ते वे चीखों को बर्दाश्त कर सकें। डिफरेंट डेंटिस्ट्री। तो हमने देखा है कि कैसे जानवर एक साथ रहकर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सभी पशु सहयोग केवल संख्या पर निर्भर नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से 2 जानवर जिनमें कुछ भी समान नहीं है, जैसे मगरमच्छ और प्लोवर पक्षी, डेंटिस्ट के रूप में एक दूसरे की मदद करने का अच्छा तरीका खोज सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं मानता हूँ आपके दांतों में चीजें फंसने से ज्यादा परेशानी करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है, लेकिन बिना डेंटिस्ट के या बिना उंगलियों के। मगरमच्छों को अपने दांतों से भोजन, मलबे और यहाँ तक कि पैरासाइट के टुकड़ों को निकालने में कुछ मदद की जरूरत होती है। और यहीं मिस्र का प्लोवर पक्षी आता है। ओवर हीटिंग से बचने के लिए मगरमच्छ अक्सर अपना मुंह खुला रखते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो पक्षी मगरमच्छ के दांतों पर बैठ जाता है और खाना निकालना शुरू कर देते हैं। प्लोवर के लिए यह भोजन लेने का अच्छा तरीका है और मगरमच्छ के लिए एक सुविधाजनक दांतों की सफाई है। एक मगरमच्छ के मुंह में संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए प्लोवर हाइजीनिस्ट से मिलने से उन्हें झुंड से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। तथ्य यह है कि ये मांसाहारी प्लोवर खाने की कोशिश नहीं करता है, जबकि ये अपने मुंह में आराम से बैठता है। बस शिकारी की नरमदिली दिखाता है भाई ये, या फिर उस पक्षी की बहादुरी। ईल्स और वरेज। ऐसी कई चीजें हैं जो कि मोरे ईल कर सकती हैं, जो हम इंसान नहीं कर सकते। शिकार को सूंघना, विष से लदी बलगम पैदा करना और आप जानते हैं पानी के भीतर सांस लेना। लेकिन एक काम ये समुद्री जीव नहीं कर सकते, अपने दांत साफ। इसके आसपास जाने के लिए मोरे ईल समुद्र के दंत चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करता है। ब्लू स्ट्रिप क्लीनर वरेज। जैसे ही ईल लय से अपना मुंह खोलती और बंद करती है, ये छोटी मछलियां ईल के मुंह के अंदर चली जाती हैं और पैरासाइट और डेड टिश्यूज को खा जाती हैं। एक साथ ईल और वरेज दोनों को फायदा होता है। ईल की त्वचा और दांतों को साफ और स्वस्थ रखा जाता है और मछली को भोजन और बड़ी मछली से सुरक्षा दोनों मिलती है। वास्तव में वरेस इस रिश्तों को इतना महत्व देती है कि वे सिर्फ ईल पर ही नहीं रुकते। फिश फॉल्स को मंटो, किरणों, ग्रुपर्स और यहाँ तक कि बाराकुडास को साफ करने के लिए जाना जाता है। तो यदि आप दंत चिकित्सक से डरते हैं तो क्यों ना आपकी मदद करने के लिए एक क्लीनर वरेस ले आए। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ भाई। एक डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट आपके मुंह में एक छोटी असहाय मछली को निगलने से बेहतर होगा। खूनी किन। सिंगल ओर का एक बहुत ही डराने वाला नजारा है। मेरा मतलब है उन्हें एक कारण से किलर व्हेल के रूप में भी जाना जाता है। तो जरा कल्पना कीजिए कि इन चिंताजनक व्हेलों में से 10 से 40 के बीच के बड़े पॉड से क्या खतरा है। इसके अलावा अधिकांश ओर का पॉड अपने पूरे जीवन के लिए एक साथ रहते हैं, जिससे पॉड को अपने कोऑर्डिनेशन पर काम करने के लिए बहुत समय मिलता है। एक बार जब उन्हें अगला भोजन मिल जाता है तो ओर्क्स छोटे समूहों में अपने शिकार को अलग करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वहां सभी पॉड के साथ वे अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने शिकार को तब तक समाप्त कर सकते हैं जब तक कि वो इतना कमजोर ना हो जाए कि वो लड़ना बंद कर दे।
मान लीजिए कि शिकार पर 10 व्हेल हैं। एनर्जी समूह के बीच बटी होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्हेल अकेले शिकार करने की तुलना में बहुत कम एनर्जी खर्च कर रही है, और जितने अधिक ऑक्स होंगे शिकार को घेरना उतना ही आसान होगा। ये लंबे और थकाऊ पीछा करने के प्रोसेस को रोकता है, ऑर्कास को और भी अधिक ऊर्जा बचाने में मदद करता है। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि ऑर्कास जानते हैं कि उनमें अधिक शक्ति होने पर उनके पास अधिक शक्ति होती है। वास्तव में वे इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि पॉट्स को विशालकाय स्क्विड, डॉल्फिन, स्पर्म व्हेल और यहाँ तक कि ब्लू व्हेल जैसे डराने वाले समुद्री जीवों को भोजन बनाने के लिए जाना जाता है। हाँ, ऑर्कास को ग्रह पर सबसे बड़े जानवर को हराने में कोई समस्या नहीं होती, जो 100 फीट से भी अधिक लंबा और 200 टन तक वजनी हो सकता है। लेकिन वे इतने बड़े शिकार का शिकार कैसे करते हैं? खैर, ऑर्कास अपने लक्ष्य को घेर लेगा, जिससे जानवर का बचना मुश्किल हो जाएगा। वे ऑडियो कॉल की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके पानी के भीतर कम्युनिकेट करते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हर ओर्का ठीक वहीं है जहां उन्हें होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वे जो भी हमला करते हैं वो एक घातक कोऑर्डिनेट जाल है। मुझे यकीन नहीं है कि ये अधिक आकर्षक है या भयानक है। हडल अप। कठोर 120 किलोमीटर प्रति घंटे आर्कटिक हवाओं में तापमान -58 फ़ारेनहाइट जितना कम होने के साथ सम्राट पेंगुइन को गर्म रखना कठिन काम होता है। यही कारण है कि ये कठोर पक्षी 10,000 अन्य लोगों के साथ कॉलोनीज में रहते हैं, न केवल मोरल सपोर्ट के लिए बल्कि गर्मी के लिए। जमीन पर रहते हुए अपने कीमती शरीर की गर्मी को सुरक्षित रखने के लिए सम्राट पेंगुइन एक साथ घूमते हैं, हवा से चिपते हैं, सिर नीचे करते हैं और अपने सामूहिक शरीर की गर्मी को साझा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पेंगुइन कसकर पैक बनकर रहते हैं। यदि एक पेंगुइन एक कदम आगे बढ़ाता है तो पूरे समूह भी खुले स्थान को समायोजित करने और गर्म रहने के लिए आगे बढ़ जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि वह हर 30 से 60 सेकंड में छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, हर कदम के साथ सिर्फ 2 से 4 इंच की यात्रा करते हैं। समय के साथ ये हडल के एक बड़े रिऑर्गेनाइजेशन की ओर ले जाता है, इसलिए किनारे पर रहने वालों के बीच में सुपर टोस्ट बन जाने से आराम मिलता है भाई। अब वास्तविक समय में ऐसा लगता है कि पेंगुइन अभी भी खड़े हुए हैं। पहली बार में इतना दिलचस्प नहीं है, लेकिन टाइम लैप्स फुटेज एक अलग कहानी कहता है। जब तेज किया जाता है तो हम देखते हैं कि पेंगुइन लहरों में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये तरंगे समूह को सामूहिक रूप से गतिमान करती हैं, और जब एक नया पेंगुइन झुंड में शामिल होता है तो उन्हें उकसाया जाता है। जैसा कि हम सब देख ही पा रहे हैं, अलग अलग पेंगुइन आमतौर पर केवल लगभग 50 मिनट की गड़बड़ी में बिताएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर का तापमान वास्तव में गर्म हो सकता है, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और इतना ही एक पक्षी ले सकते हैं। इसलिए यदि आप गर्मी को संभाल नहीं सकते तो झंझट से बाहर निकलिए भाई। कैप्चर कलीग्स। हमने देखा है कि शिकार करने वाले जानवर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिकारी भी ऐसा ही कर सकते हैं? उदाहरण के लिए कोयोट और बेजर को लें। जब ये दो शिकारी एक दूसरे के सामने आते हैं तो वे इसका मुकाबला नहीं करते हैं, इसके बजाय वे एक साथ काम करते हैं, अपनी शिकार शक्ति को दोगुना करते हैं। लेकिन यहाँ जिज्ञासु बात है, कोयोट ज्यादातर समय एकांत प्राणी होते हैं, या तो अकेले रहते हैं या ढीले परिवार समूहों में। एक बेजर के साथ टीम बनाने में लाभ यह है कि जब मायावी बोर्जिंग शिकार का शिकार करते हैं तो कोयोट जमीन के ऊपर के क्षेत्रों पर शासन करता है, जबकि अंडरग्राउंड बेजर शासन करता है। शिकार पर रहते हुए कोयोट जमीनी स्तर पर शिकार का पीछा करेगा, साथ ही बेजर अंडरग्राउंड होने पर उसे संभालने के लिए तैयार होगा। कहो कि शिकार एक बिल्व जानवर है, एक जमीन गिलहरी की तरह। बेजर के साथ काम करने वाले कोयोट अकेले जाने वाले कोयोट्स की तुलना में 1/3 अधिक गिलहरी पकड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जानवर एक दूसरे को पसंद करते हैं। वे एक ही भोजन के लिए कंपटीशन में, हालांकि ये दोनों एनर्जी बचाते हैं जब वे उनके बीच काम को बांटते हैं। इसका मतलब है कि अधिक भोजन के लिए कम काम, जैसे मैं अक्लमंदी कहूंगा भाई। डॉल्फिन डेंजर। पूरे समुद्र में शार्क से ज्यादा खौफनाक कोई प्राणी नहीं है। आप कोई भी मछली हो, मछली या दोस्त, अगर कोई शार्क आप पर अपना जबड़ा जमाती है तो आप सीधे पानी वाली कब्र की ओर जा रहे हैं भाई, यानी जब तक कि आप बॉटल नोज डॉल्फिन ना हो। अतीत में डॉल्फिन को शार्क को मारने के लिए जाना जाता है, और जबकि एक डॉल्फिन अकेले ऐसा कभी नहीं कर सकती। लगभग 20 के ग्रुप में वे एक बहुत शक्तिशाली हमला कर सकते हैं। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। शार्क की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रेट व्हाइट 21 फीट तक लंबी हो सकती हैं, और उनकी त्वचा लचीली सैंड पेपर जैसी होती है, जिसमें केवल उनके ही नुकीले दांत घुस सकते हैं। तुलनात्मक रूप से बॉटल नोज डॉल्फिन केवल लगभग 12 फीट लंबी हो सकती है, और उनकी कोमल त्वचा को आसानी से पंचर किया जा सकता है। लेकिन डॉल्फिन का जो लाभ है वह उनकी चपलता, गति और फली के आकार में है, जबकि शार्क तुलनात्मक रूप से धीमी और एकांत शिकारी होते हैं। डॉल्फिन फुर्तीले होते हैं, सामाजिक जानवर जो समूह के सदस्य की रक्षा करने के लिए तैरते हैं। जब शार्क का हमला होता है, डॉल्फिन की थूथन एक ब्लंट फिनिश के साथ मोटी हड्डी से बने होते हैं, जो शार्क को एक कठिन तेज झटका दे सकते हैं, विशेष रूप से शार्क के नरम अंडरबेली को। यहाँ तक कि अगर ये शार्क को घातक रूप से घायल नहीं करता है तो ये बार बार होने वाले वार उसे पॉड को लक्षित करने के बारे में
2 बार सोचने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सफलता को पाने का ये अच्छा तरीका है भाई। बबल्स एंड बेला। हमने देखा है कि दुनिया भर में जानवरों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में मेरा दिल क्या पिघलाएगा? हाँ, अगर 2 जानवरों अलग अलग प्रजातियों से उन्होंने किसी तरह पक्की दोस्ती कर ली हो, ओहो क्या नजारा होगा, है ना। मिलिए बबल्स एक अफ्रीकी हाथी और बेला एक काले लेब्राडोर से। दोनों दक्षिण कैरोलिना में मर्टल बीच सफारी के निवासी हैं और समय के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों को अक्सर पानी में एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। बबल्स उसकी सूंड से गेंद फेंकेंगे, जबकि बेला बबल्स की पीठ से कूदती है और गेंद को फिर से लाने के लिए तैरती है। अगर ये प्यारा नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता भाई और क्या प्यारा होता है। बबल्स मूल रूप से अफ्रीका के रहने वाले हैं, लेकिन उनके माता पिता दोनों को उनके हाथी दांत के लिए दांत के शिकारियों द्वारा मार दिए जाने के बाद 1983 में इस सेंचुरी में वो आए। उनकी अच्छी देखभाल की गई और यहाँ तक कि इस वेंचुरा व्हेन नेचर कॉल्स में सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखाई दी। लेकिन 2007 में एक ठेकेदार जिसे सेंचुरी ने एक पूल बनाने के लिए काम पर रखा था, उसने अपने काले लेब्राडोर पिल्ले को वहीं पर छोड़ दिया। हालांकि अपने मालिक के लिए तरसने के बजाय उसने पानी के अपने साझा प्यार से बुलबुली के साथ एक अजीब लेकिन खूबसूरत सा रिश्ता बनाया और आज तक ये जय वीरू की जोड़ी सलामत है। शायद इसलिए ये वास्तव में एक दोस्त के लिए आसान है जो डाइविंग बोर्ड के रूप में 2 गुना हो जाता है। आपको इनमें से कौन सी जोड़ियां सबसे शक्तिशाली लगी और क्या आपने कभी उनमें से किसी को अपनी आंखों से काम करते हुए देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ,